अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस बार चुनाव के जो परिणाम आए हैं, जो जनादेश आया है, उसकी सबसे बड़ी डिस्कवरी दलित वोटों का बहुजन समाज पार्टी से अधिकांशतः मोहभंग, बहुजन समाज पार्टी का पतन के पराकाष्ठा की तरफ बढ़ना और बीएसपी का पतन और दलित वोटों का बिखराव, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन का संकेत है। क्या पॉलिटिकल पार्टीज ने इस जनादेश को दलितों के वोटों के पैटर्न के साथ डिकोड किया या नहीं किया, और क्या कारण है कि बहुजन समाज पार्टी लगातार पतन की तरफ अग्रसर है? आज चर्चा इसी विषय पर। बहनों भाइयों, जिस सबसे महत्वपूर्ण विषय की चर्चा इस पूरे चुनाव के दौरान रही और विशेष तौर पर परिणाम आने के बाद इस बात का मूल्यांकन होना चाहिए कि इस उत्तर प्रदेश का शेड्यूल्ड कास्ट समाज, दलित समाज का वोटिंग पैटर्न क्या रहा। हम इस पर बात भी करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इस बात की व्यापक रूप से चर्चा करना कि आखिर बहुजन समाज पार्टी पतन की तरफ क्यों बढ़ रही है। बहनों भाइयों, 2007 में जिस पार्टी ने थंपिंग मेजॉरिटी के साथ 2007 में 30% वोट शेयर के साथ उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई हो, बहुमत अपने दम पर लेकर आई हो, महज 17 साल के भीतर वो पार्टी 1/3 से ज्यादा घट गई। 30% वोट शेयर वाली पार्टी 9.46 वोट शेयर पे खड़ी है। 30% से चली पार्टी 9.46। बहुजन समाज पार्टी का यह पतन विस्मयकारी है, आश्चर्य में डालता है। और मैं हमेशा कहता हूं ये केस स्टडी मटेरियल है ये पार्टी, कि आखिर एक ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी का पतन इस तरह से क्यों हो रहा है और क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश, जहां के शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी ने मायावती को एक नहीं 4 बार मुख्यमंत्री बनाया हो, वो पार्टी अब मायावती को वोट देना नहीं चाहती है, और अगर दे भी रही है तो बहुत कम दे रही है। इसकी व्यापक चर्चा होनी चाहिए कि क्या कारण है कि तिलक तराजू और तलवार की नारा देने वाली पार्टी का उसके अपने समर्थकों का मोहभंग हो गया है। मायावती की आक्रामकता खत्म हुई, जन सरोकार की राजनीति खत्म हुई, और महज वो एक पॉलिटिकल पार्टी, एक आउटफिट बनकर पॉलिटिकल पार्टी साबित रह गई, और लगातार उनका पतन उनकी पार्टी का होता रहा। 2007 के बाद 2012, 2014, 2017, 2019, 2022, 2024 7 चुनाव, और इन 7 चुनावों ने बहुजन समाज पार्टी को बिखेर कर रख दिया। 227 एमएलए वाली पार्टी आज 1 एमएलए पे खड़ी हुई है, और कभी 25 सांसदों तक पहुंची पार्टी आज 1 सांसद के लिए तरस रही है। इससे बड़ा राजनीतिक पराभव किसी पार्टी के लिए क्या हो सकता है? बहुजन समाज पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बन गई थी, और मुझे बहुत अच्छे से याद है 2007 में जब वो जीत कराई थी और 2009 का पार्लियामेंट इलेक्शन था, तब मायावती की मीटिंग में ये होर्डिंग्स लगती थी, यूपी हुई हमारी है अब दिल्ली की, यही था ना, यही नारा लगता था। जो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट थी आज एक एक वोट के लिए तरस रही हैं। वही दलित समाज है, वही मायावती है, वही बीएसपी है। वक्त बदल गया है। क्या कारण है? बहनों भाइयों, जब आप एक बड़े समाज की आकांक्षाओं को जागृत करते हैं, उसके पॉलिटिकल एस्पिरेशन को जगाते हैं, और बाद में उसके मुद्दों के साथ आप समझौते करते हैं, आप खड़े नहीं रहते हैं, तो इसी प्रकार पतन होता है। और इस पतन के बेनिफिशियरीज भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी होती है। वो पॉलिटिकल पार्टी बहुजन समाज पार्टी के बाद बीजेपी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है और समाजवादी पार्टी भी है। तो आखिर दलित वोट अगर मायावती को नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है? ये एक स्वाभाविक प्रश्न है। बहनों भाइयों, 2014 से स्पष्ट प्रमाण आने लगे कि दलितों के वोट का एक बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, वो भी नॉन जाटो एससी। लेकिन 2019 से एससी जाटो भी, यानी जाटो कम्युनिटी भी मायावती को वोट छोड़कर अधिकांशतः वोट करने लगी भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन एक बड़ा सामाजिक बदलाव आया। सपा बसपा का जब 2019 में अलायंस हुआ था, तब
शायद दलित समाज में इतनी चेतना जागृत नहीं हुई थी कि वो समाजवादी पार्टी को भी वोट करे। तब बहुजन समाज पार्टी को तो उसने वोट किया और इनके 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, लेकिन समाजवादी पार्टी को इसका बड़ा बेनिफिट नहीं मिला, उनके 5 ही जीत के आए थे। लेकिन 2022 और 24 में माहौल बदला। अब बहुजन समाज पार्टी को के समर्थकों को, दलित समाज को साइकिल और पंजे से परहेज नहीं है। 24 में तो ये खुलकर दिखा कि ये साइकिल और पंजे के साथ है, चाहे एससी जाटो वोट हो चाहे नॉन एससी जाटो वोट हो। जाटो वोटों में 33 और 32% का बंटवारा सब बसपा गठबंधन और बीजेपी के लिए रहा, और नॉन जाटो एससी में अधिकांशतया वोट गए गठबंधन को और कुछ बड़ा हिस्सा बीजेपी को भी मिला। बहुजन समाज पार्टी को ज्यादा नहीं मिला। कई ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। आप मोहनलालगंज देख लें, आप कौशाम्बी देख लें, आप नगीना देख लें, आप बिजनौर देख लें। बिजनौर में जो वोट मिले वो जाट कम्युनिटी के ज्यादा मिले उन्हें, क्योंकि प्रत्याशी उनका था। लेकिन अधिकांश जगहों पर बहुजन समाज पार्टी की जमानत जब्त हुई। जो पार्टी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तैयार करती थी वो पार्टी जमानत के लाले पड़ गए। मायावती की वो आक्रामकता कहां चली गई जिसके लिए वो सुविख्यात थी। लखनऊ और दिल्ली डरते थे मायावती से। हौसला नहीं होता था यहां अगर किसी विरोधी दल की भी सरकार हो कि मायावती के खिलाफ कुछ करके दिखाएं। एक चाल चलने में दिल्ली को 10 बार सोचना पड़ता था, और आज मायावती को कोई पॉलिटिकली एग्जिस्टेंस नहीं बच रहा है। यह आक्रामकता उन्होंने क्यों खो दी? और जिसको उन्होंने वारिस बनाया उसको बीच चुनाव से उठा लिया। आकाश आनंद, FIR हो गई, सारे पद चले गए, वारिस भी नहीं रहे, अब वो सामान्य कार्यकर्ता बनाकर रख दिए गए। तो दलितों के बीच यह मैसेज गया कि मायावती हमारे हितों की रक्षा नहीं कर सकती, वो हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती हैं, वो संविधान को नहीं बचा सकती हैं, वो हमारे रिजर्वेशन को नहीं बचा सकती हैं। और मायावती को एक समझौतावादी नेता के तौर पर उनके ही समाज ने मान लिया कि इन्होंने समझौते कर लिए, पॉलिटिक्स कंप्रोमाइज की कर ली है। अगर पब्लिक एट लार्ज, आपके समर्थकों के बीच ये संदेश चला जाए कि आपने समझौते कर लिए, तो आपके समर्थकों का एग्रेशन और आपके प्रति निष्ठा भी खत्म होगी। नो डाउट मायावती की इज्जत करता है दलित समाज, बहुत से लोग उन्हें देवी मानकर पूछते भी हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन वोट नहीं देते। यही कारण है कि 30% वाली पार्टी आज 9% पे खड़ी है। कोई तो कारण होगा। और क्या चंद्रशेखर का उभार ये दलित राजनीति के उत्तर प्रदेश के विमर्श को बदलेगा, या वो महज कुछ सीटों के नेता बन जाएंगे, या वो सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2-3 जनपदों के नेता के तौर पर सीमित रह जाएंगे? अपना राजनीतिक कद तो चंद्रशेखर ने बढ़ाया, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए अपने संघर्षों के दम पर, लेकिन पैन उत्तर प्रदेश उनकी प्रेजेंस पॉलिटिकली नहीं है। अब वो कहते हैं कि डुमरियागंज में हमें 80,000 वोट मिले, प्रत्याशी को मिले, वो चंद्रशेखर की पार्टी को नहीं मिले। हाँ, लड़ेंगे तो दलित समाज के कुछ वोट काटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वो तो ओवैसी भी लड़ाते हैं तो भी वो मुसलमान वोट काटते हैं, तो उसमें कोई अचरज की बात नहीं। लेकिन चंद्रशेखर क्या मायावती का विकल्प है? अभी अगले 5-7 सालों में बहुत चीजें तय होने वाली हैं कि एक्चुअली शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी अपना लीडर किसको मानता है। मायावती उनके लिए देवी की तरह पूज्य तो हैं, लेकिन राजनीतिक रूप से वो उनके साथ सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। तो किसके साथ महसूस कर रहा है? एक बड़ा हिस्सा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में अपने नायक तलाशता है। लेकिन बहुजन समाज के एक बहुत बड़े हिस्से ने इस बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव में अपना नायक तलाश लिया है। और यही कारण है कि चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कैराना और मुजफ्फरनगर हो, सहारनपुर हो, कौशाम्बी हो, मछली शहर हो, चंदौली हो, घोसी हो, बलिया हो, ऐसी जगहों पर बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आए। तो दलित समाज की वो झिझक टूट गई कि इनको वोट करना है क्या। तो वो साइकिल और पंजे पर वोट करना उसने सीख लिया है, और मायावती को वोट न देकर अब उसे कोई गिल्ट भी फील नहीं होता है। ये दलित वोटों के वोटिंग पैटर्न के बिहेवियर का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है।
इसका राजनीतिक अध्ययन होना चाहिए। कैसे? नगीना एग्जाम्पल है। नगीना की सीट पर बहुजन समाज पार्टी के कई बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए लोकसभा में। आपको पता है इस बार कितने वोट मिले? 13,000। अब नहीं सोचेगी ये पार्टी तो कब सोचेगी? और राजनीतिक चिंतकों को भी सोचना चाहिए कि दलित समाज जो उत्तर प्रदेश में 21 से 22% है, अगर उसके वोटों का बिखराव हुआ तो बिगेस्ट पॉलिटिकल बेनिफिशियरी कौन पार्टी होंगी? आप कुछ बयान सुनिए, फिर आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी ने नारा दिया था पीडीए का, वो पूरी तरीके से इसीलिए सफल हो पाया क्योंकि हमने संविधान की बात की, हमने पिछड़े और दलितों की आरक्षण की बात की, और बसपा को कहीं न कहीं खामोश नजर आई। बहन जी का जनाधार लगातार घटता चला जा रहा है और वहीं दूसरी तरफ आदरणीय राहुल गांधी जी का जनाधार लगातार मजबूत होता चला जा रहा है और आज जनता उनके साथ खड़ी नजर आती है क्योंकि जनता को एक मजबूत विपक्ष चाहिए जो उनके मुद्दे उठा सके और उनकी लड़ाई बिना डरे और बिना रुके लड़ सके। मायावती जी आज पूरी तरह से निष्क्रिय दिखाई पड़ रही हैं। केवल जाति के आधार पर, मजहब के समीकरण के आधार पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी आज उत्तर प्रदेश में कमजोर हुई है अपनी निष्क्रियता के कारण, अपनी जात मजहबी पॉलिटिक्स के कारण, और कहीं न कहीं जाति और मजहब की दूसरी राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी को इसका कुछ लाभ जरूर हुआ है, लेकिन जाति और मजहब के आधार पर लंबे समय तक राजनीति नहीं चल सकती। तो आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाते हैं। आनंद दुबे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सतीश प्रकाश जाने माने दलित समाज के चिंतक और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। राजपाल कश्यप समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। मनीष सिंधवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, और गंगाराम अंबेडकर जी मौजूद हैं। ये मायावती के सहयोगी रहे हैं, उनके ओएसडी थे और आजकल अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाए, एमएसपी, और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और बीजेपी के साथ भी इन्होंने उनको समर्थन किया था इस चुनाव में, और काफ़ी इन्होंने राजनीतिक रूप से काफ़ी भ्रमण भी किया था। आज विस्तृत चर्चा इनसे करेंगे। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। आनंद दुबे जी